जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं अगले कोशिकांगों के बारे में और हम बहुत सारे नए नए टॉपिक शुरू करेंगे इसके बाद में। तो आज ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा कोशिका वाला। कल हमने पढ़ लिया था कोशिका के कुछ अंग, जैसे कि हमने कल पढ़ा था कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में, सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय के बारे में, अंतःप्रदव्य जालिका के बारे में, राइबोसोम के बारे में और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं गोल्जी बॉडी की। तो आप हेडिंग लिख लीजिएगा, गोल्जी काय। कौन से नंबर का था ये हमारा, देख लेते हैं हम। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं 7वें नंबर पे, 7वें नंबर का अंग है ये गोल्जी काय, या इसी को कहा जाता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, देखिए गोल्जी बॉडी की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो भाई थे कैमेलियो एंड फेमेलियो, दोनों मिलकर इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनमें से कैमेलियो गोल्जी ने इसकी खोज कर ली थी, इसको डिस्कवर कर लिया था। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इसकी खोज कैमेलियो गोल्जी ने की थी। कैमेलियो गोल्जी ने की थी, इसकी खोज कैमेलियो गोल्जी ने की थी। कैमेलियो और फेमेलियो जो थे ये इटली के दोनों साइंटिस्ट है। कहाँ रहते थे ये? इटली में रहते थे। तो आपसे कभी कभी इसके प्लेस के बारे में पूछ सकते हैं कि ये कहाँ के साइंटिस्ट थे। तो ये एक इटली के साइंटिस्ट थे। कहाँ के साइंटिस्ट थे? इटली के। ठीक है, दो भाई थे कैमेलियो एंड फेमेलियो। इन दोनों में से कैमेलियो गोल्जी ने ही किसकी खोज की थी? गोल्जी बॉडी की खोज की थी। गोल्जी बॉडी जो होती है ये बहुत ही सूक्ष्म नलिकाओं और थैलियों की बनी होती है। तो सेकंड पॉइंट आप लिख लीजिए इसमें, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? इसकी संरचना थैली या नलिकाओं की तरह होती है। नलिकाओं की तरह होती है। इस तरीके से सेल के अंदर ये इस टाइप से पाइप होते हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो इन्हें क्या कहा जाता है? गोल्जी बॉडी कहा जाता है। कार्य क्या होता है इनका? इनका कार्य होता है, जो भी प्रोटीन बिखरा पड़ा रहता है कोशिका के अंदर, जितने भी अंग होते हैं, कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं, जिस अंग को जितने भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसको पहुंचाने का कार्य, और जो बिखरा हुआ प्रोटीन है उसको कलेक्ट करने का काम, उसको पैक करने का काम किसका होता है? गोल्जी बॉडी का होता है। यहाँ कार्य में लिख लीजिए आप, इसका कार्य क्या होता है? गोल्जी बॉडी का कार्य संश्लेषित प्रोटीन और अन्य पदार्थों को पैक करना। संश्लेषित यानी कि जो सिंथेसिस प्रोटीन, जो बना हुआ प्रोटीन था उसको पैक करना, और साथ में कुछ न्यूट्रिएंट्स, संश्लेषित प्रोटीन और अन्य पदार्थों को पैक करना किसका कार्य होता है? संश्लेषित प्रोटीन और अन्य पदार्थों को पैक करना इसका कार्य है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? संश्लेषित प्रोटीन, जो भी प्रोटीन बना है सेल्स के अंदर, उस प्रोटीन को पैक करना, और साथ में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको पैक करने का काम किसका होता है? उसका काम होता है गोल्जी बॉडी का। इसीलिए क्या कहा जाता है गोल्जी बॉडी को? इसलिए गोल्जी बॉडी को इसलिए गोल्जी बॉडी को पैकर ऑफ सेल क्या बोलते हैं? पैकर ऑफ सेल, पैकर ऑफ सेल, या फिर मदर ऑफ सेल, मदर ऑफ सेल
या फिर ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पैकर ऑफ सेल कहते हैं, मदर ऑफ सेल कहते हैं, या फिर ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। किसको? गोल्जी बॉडी को। क्यों कहा जाता है? जिस तरह आप कहीं घूमने जाते हैं या कहीं हॉस्टल वगैरह में आप रहते हैं तो आपकी पैकिंग कौन करता है? आपकी मम्मी करती है। तो उसी तरीके से प्रोटीन को पिक करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। तो वो क्या हुई? वो उसकी मम्मी हुई ना, इसीलिए गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? मदर ऑफ सेल कहा जाता है। पैक कर रहा है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन को पैक करने का काम है, इसीलिए इसको कहा जाता है पैकर ऑफ सेल। इसके साथ ही ये जो भी प्रोटीन बिखरा होता है उस प्रोटीन को कलेक्ट, मतलब एक जगह से पूरा सिस्टोमेटिक तरीके से कि इधर उधर ना जाए, प्रोटीन पैक कर दिया है उसको बिल्कुल पैक करने के बाद पूरा सिस्टमेटिकली उस ऑर्गन तक भेजने का काम भी किसका होता है? गोल्जी बॉडी का। ठीक उसी तरीके, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस नहीं होती कि इधर का ट्रैफिक पहले जाओ फिर उधर का, इस तरीके से सिग्नल्स पर खड़े रहते हैं, तो इस तरीके से ये भी एक सिग्नल की तरह होता है। सिग्नल में ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं गोल्जी बॉडी को। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या क्या कहा जाता है इसको। हिंदी में इसको कहा जाता है यातायात प्रबंधक। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? यातायात प्रबंधक। कोशिका का यातायात प्रबंधक, कोशिका का यातायात प्रबंधक किस अंग को कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। गोल्जी बॉडी में क्या होती है? इसमें एक कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बना देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें शर्करा, या आप बोल सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट, शर्करा को ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण हो जाता है। संश्लेषण यानी कि निर्माण हो जाता है, संश्लेषण होता है जो ग्लाइकोप्रोटीन में बदल जाते हैं। ठीक है, जो किसको बदल देते हैं? जो कि राइबोसोम को, राइबोसोम में जो प्रोटीन बनता है उसी को किस में बदल देते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन में। जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में बदल देता है, ग्लाइकोप्रोटीन में बदल देता है। ठीक है, बदल देता है। ग्लाइको इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि जितनी भी सैकेराइड इकाई होती है, सैकेराइड इकाइयों के बीच ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, और यहाँ पर ये प्रोटीन को बदल रहा है, इसीलिए प्रोटीन क्या कहलाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए प्रोटीन क्या कहलाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा, क्योंकि ये ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा इन प्रोटीन को जोड़ने का कार्य करेगा गोल्जी बॉडी, इसीलिए इन प्रोटीन को कहा जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो भी राइबोसोम से प्रोटीन बनता है उसे क्या किस में बदल देता है? ग्लाइकोप्रोटीन में बदल देता है। ठीक है, और गोल्जी बॉडी का निर्माण, गोल्जी बॉडी ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण कर देता है। गोल्जी बॉडी में ही ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण होता है, लिख लेना यहाँ पर। इसमें ग्लाइकोलिपिड, लिपिड यानी कि वसा, ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण किस में हो जाता है? गोल्जी बॉडी में। देखिए, ठीक है, इतने पॉइंट है, 6 पॉइंट है इसके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमेलियो गोल्जी ने की थी। कैमेलियो गोल्जी कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के साइंटिस्ट थे? ये इटली के साइंटिस्ट थे। ठीक है, किस प्रकार की इसकी संरचना होती है गोल्जी बॉडी की? तो इसकी थैली नुमा, या फिर आप बोल सकते हो कि नली की तरह एक संरचना होती है। क्या होता है इसमें? इसमें संश्लेषित प्रोटीन और अन्य पदार्थों को पैक करने का काम करता है। क्या कार्य करता है? जो भी संश्लेषित यानी जितने भी राइबोसोम में प्रोटीन बना है उसको, और साथ में कुछ अन्य पदार्थ होते हैं, अन्य पदार्थों में क्या? कार्बोहाइड्रेट और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट्स में ही आते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। इनको भी पैक करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है।
ठीक है, इसीलिए गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, पैकर ऑफ सेल कहते हैं, मदर ऑफ सेल कहते हैं, या फिर ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल इंग्लिश का लिखा हुआ नहीं आएगा तो आपको पूछा जाएगा कि कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे अंग को कहा जाता है। कोशिका का यातायात प्रबंधक कोशिका के किस अंग को कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ सकते हैं आपसे। क्या होता है इसमें, और इसमें शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट का भी संश्लेषण होता है। संश्लेषण यानी कि निर्माण हो जाता है, जो राइबोसोम से निर्मित प्रोटीन को किस में बदल देता है, ग्लाइकोप्रोटीन में बदल देता है। साथ ही साथ गोल्जी बॉडी में क्या हो जाता है, ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण हो जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है सभी को, इतनी चीजें सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट ऑर्गन के साथ में। इतनी चीजें सभी को क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा कोशिकांग, उसका नाम है लाइसोसोम। ठीक है, या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है लाइसोसोम। 8th नंबर पे लाइसोसोम, इंग्लिश में भी इसको यही कहा जाता है, लाइसोसोम ही कहते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम ही कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में भी यही कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट इसमें पॉइंट है इसकी खोज डी डुवे ने की थी। डी डुवे ने की थी, इसने की थी इसकी खोज, डी डुवे नाम के एक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। कैसी होती है ये, तो ये एक सूक्ष्म गोल झिल्ली की तरह होती है। ठीक है, कैसी होती है ये, एक सूक्ष्म गोल थैलीनुमा झिल्ली की तरह होती है। लिख लीजिए आप इसमें इसकी संरचना। सूक्ष्म गोल झिल्ली की थैली। ठीक है, थैली, सूक्ष्म गोल झिल्ली की थैली जैसी होती है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। खोज किसने की है, डी डुवे ने की है। और कैसी होती है ये, एक थैली जैसी संरचना होती है, जिसमें एक झिल्ली होती है, और ये किस टाइप का शेप होता है इसका, छोटा सा गोल सा शेप होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आप लिखिएगा, इसका निर्माण किससे होता है, गोल्जी बॉडी में इसका निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण गोल्जी बॉडी में होता है। किसमें पाई जाती है वैसे लाइसोसोम, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, ये पाई जाती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब कि जो जंतु कोशिकाएं होती है, जंतु कोशिकाओं में सर्वाधिक मात्रा में लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, जंतु कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में प्रचुर ऐसे लिखते हैं, प्रचुर मात्रा में लाइसोसोम पाया जाता है। देखिए, दो टर्म्स होती है, एक होता है लाइसोसोम। ठीक है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, मुझसे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों के द्वारा। लाइसोसोम होता है और एक होता है लाइसोजोइम। लाइसोजोइम, ठीक है, ये जो है ये एक क्या है, ये एक कोशिकांग है। क्या है ये, कोशिकांग, कोशिका का एक अंग है ये। जबकि ये क्या है, ये एक एंजाइम है। क्या है ये, एंजाइम, जो आपके मुख गुहा कहाँ होता है, ये बक्कल कैविटी में होता है। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी मतलब कि लार में होता है ये। बक्कल कैविटी को कहा जाता है मुख गुहा। मुख गुहा, और मुख गुहा में क्या होता है, मुख गुहा में होता है लार, और इसी लार में दो एंजाइम है। मुख गुहा में क्या है, लार है,
और लार में ही दो एंजाइम है, पहला है टाइलिन और दूसरा है क्या, दूसरा है लाइसोजोइम, लाइसोजोइम। तो लाइसोसोम और लाइसोजोइम तो अलग अलग टर्म्स होती है, ठीक है। लाइसोसोम जो होता है ये कोशिकांग होता है, जबकि लाइसोजोइम जो होता है ये एक एंजाइम होता है। टाइलिन का कार्य हमारे भोजन को मिक्स करना, ठीक है, जो भी आप बाइट खाते हो उसको पूरी तरीके से लार मिक्स कर देता है, क्योंकि लार में 99% जो होता है वो पानी होता है। तो लार में से पानी जो रहेगा वो आपके भोजन में पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ताकि आपका जो भोजन है वो लुगदी जैसा हो जाएगा, और लुगदी जैसा होगा तो आपकी यहाँ पेरिसिस्टल मोशन से वो इजीली आपके स्टमक में चला जाएगा, ठीक है। लाइसोजोइम का कार्य क्या होता है, आपके भोजन में जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट करने का काम किसका होता है, लाइसोजोइम का होता है। तो ये दो टर्म्स है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया है कि लाइसोसोम कोशिकांग है, जबकि लाइसोजोइम एक एंजाइम है। ये आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें आ जाती है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको वो याद रहे। तो जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये अंतः कोशिकीय पाचन में मुख्य स्थान रखते हैं। अंतः कोशिकीय पाचन मतलब क्या, कि अंदर से जो कोशिकाओं का पाचन होता है उनको अंतः कोशिकीय पाचन कहते हैं, उसमें ये मुख्य रूप से भाग लेता है, ठीक है, लाइसोसोम। कभी कभी लाइसोसोम क्या करता है, ये अपनी ही कोशिकाओं को का पाचन कर लेता है और उनको नष्ट कर लेता है। मतलब कि लाइसोसोम में जो भी कोशिकाएं होगी ये उन्हीं को खा लेता है और खा के पूरा खत्म कर देता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो ये आप इसको लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, ऐसे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। या ऐसा पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो अपनी ही कोशिकाओं का पाचन करके कोशिका को नष्ट कर देता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मे बी पॉसिबल। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि ये अपनी ही कोशिकाओं का पाचन करके, ये अपनी ही कोशिका का पाचन करके उन्हें नष्ट कर देता है। मे भी पॉसिबल, कभी बहुत ज़्यादा डीप में पूछ लिया तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग होता है जो अपनी ही कोशिकाओं का पाचन करके उन्हें नष्ट कर देता है, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम होता है वो। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या पाचन थैली। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली या आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग या पाचन की थैली, पाचन थैली, डाइजेस्टिव बैग, डाइजेस्टिव बैग कहते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग और डाइजेस्टिव बैग, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी ही कोशिकाओं का पाचन करके उन्हें नष्ट कर देता है, इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम में क्या भरा होता है, लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो लिख लीजिए, लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। अगर ये एंजाइम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं, ये वैसे नष्ट कर देता है अपनी ही कोशिकाओं को, पर ये नष्ट नहीं करता है, तो ये इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये थैली फिर फूल फूल कर इसमें क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये फट जाती है, ठीक है। इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है इस थैली के अंदर कि एक टर्म या एक कंडीशन पर ये फट जाती है। ऐसा कब होता है, जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लेता है, या कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो मेडिसिन लेते हैं, उस मेडिसिन में भी क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं। तो अल्कोहल वाली कोई मेडिसिन लगातार खाए जा रहे हैं, या लीवर में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण लाइसोसोम की जो पाउच था उसके आसपास कुछ दिक्कत आ रही है ऑर्गन्स में, तो लाइसोसोम में
हाइड्रोलिटिक एंजाइम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये अपनी कोशिकाओं को नष्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ये थैली फट जाएगी। थैली फटने के कारण क्या होता है, सारे के सारे ऑर्गन जितने हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सारे डैमेज हो जाते हैं, उसके ऊपर वो सारा पीला पीला सा पदार्थ जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम का जो पूरा पस टाइप का जो पदार्थ होता है वो सारा बिखर जाता है इस पूरे ऑर्गन्स पर और उस फिर पर्सन की डेथ हो जाती है। और इसके सिंबल्स क्या होते हैं, जिसका भी लाइसोसोम बढ़ता जाता है उसका पेट का साइज बढ़ता जाता है दिन ब दिन। पहले दिन इतना था, फिर दूसरे दिन इतना है, फिर तीसरे दिन इतना ज़्यादा फूल जाता है, अपने आप ही फूल जाता है, पेट में होता कुछ नहीं है, बस फूलता जाता है। और फिर डॉक्टर्स खुद ही मना कर देते हैं कि अब इनको बचाना बहुत मुश्किल है, अब इनकी डेथ हो ही जाएगी। तो लाइसोसोम की थैली फटने के कारण कई सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। और ये कब होता है, जब बहुत ज़्यादा अल्कोहल लोग ले लेते हैं। लाइसोसोम के बारे में हमने लिख लिया है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुवे ने इसकी खोज की थी। कैसे संरचना होती है इसकी, तो ये एक गोल सूक्ष्म गोल थैली जैसी आकृति होती है, जिसके अंदर क्या होता है, मतलब झिल्ली होती है, झिल्ली के बाहर मतलब थैली होती है, थैली के अंदर झिल्ली होती है, गोल सी संरचना होती है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये अपनी ही कोशिकाओं का पाचन करके उन्हें नष्ट कर देते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली या पाचन थैली। लाइसोसोम में भरा क्या होता है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं किसके अंदर, लाइसोसोम के अंतर्गत। लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघट्य एंजाइम होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिजेज, लाइपेसेज, प्रोटोएपेज और कार्बोहाइड्रेजेज। ये सारे एंजाइम किस में होते हैं, लाइसोसोम में होते हैं। और इसकी जो इसका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, जो कि पाचन के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, ये सारे एंजाइम इसमें होते हैं। जैसे आपसे एंजाइम नहीं पूछ सकते, पर कभी पूछ लिए तो आप नोट कर लीजिएगा कि इसके अंदर इन सभी को मिलाकर ही इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहा जाता है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिजेज, लाइपेसेज, हाइड्रोलिजेज, लाइपेसेज, ठीक है, हाइड्रोलिजेज, लाइपेसेज और प्रोटोएसेज और कार्बोहाइड्रेजेज। प्रोटोएसेज और कार्बोहाइड्रेजेज। ठीक है, ये सारे एंजाइम हैं। एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, इतने सारे एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। और इनका नेचर कैसा होता है, नेचर इसमें या प्रकृति जो इसकी होती है, नेचर या इनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अम्लीय, एसिडिक होते हैं ये, अम्लीय। अम्लीय या एसिडिक, एसिडिक होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें सभी को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला ऑर्गन हम पढ़ते हैं फिर। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका लवक, प्लास्टिड, 9th नंबर पे। प्लास्टिड, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्लास्टिड, हिंदी में इसको कहते हैं लवक। लवक या प्लास्टिड, लवक या प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होते हैं ये प्लांट सेल में होते हैं। ठीक है, ओनली प्लांट सेल्स में। तो आप फर्स्ट पॉइंट इसमें यही लिख लीजिए कि यह केवल पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं मतलब प्लांट सेल्स में पाया जाता है।
प्लांट सेल्स में ही होता है क्या, लवक, क्योंकि हमारे शरीर में तो कोई हरा रंग है नहीं, हम कोई हरे रंग के तो है नहीं, तो हमारे अंदर प्लास्टिड होगा। या हम ना ही लाल नारंगी रंग के हैं तो हमारे अंदर प्लास्टिड होगा। हम किस कलर के हैं, या तो हम गोरे होते हैं या हम काले होते हैं या मिक्सअप होता है, मतलब गेहुआ रंग होता है, ठीक है। और वो किसके कारण होता है, वो मेलेनिन के कारण होता है। मेलेनिन पदार्थ होता है जो हमारे त्वचा में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, ये सीक्रेट होता है। जब आप ज़्यादा रोशनी में जाते हो, ज़्यादा टेम्परेचर में जाते हो, तो मेलेनिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण आपकी स्किन का कलर डार्क हो जाता है। और जहाँ आपकी बॉडी पर सनरेज कम पड़ती है मतलब आप ज़्यादा कम टेम्परेचर में रहते हैं, तो फिर मेलेनिन का सिक्रेशन कम होता है और आपकी स्किन का कलर लाइट रहता है। तो यहाँ पर हमारे अंदर कोई प्लास्टिड नहीं है, हम कोई लवक नहीं है, हम ना ही नीले हरे पीले हैं, हम क्या हैं, हम मनुष्य है, हमारे अंदर मेलेनिन है। लेकिन प्लांट्स में आपने देखे होंगे कि तना है, तना जब मतलब पौधा है जब छोटा रहता है तो ग्रीन या वाइट कलर का रहता है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी लीफ ग्रीन कलर की होती है, उसमें फ्लावर डिफरेंट कलर्स के लगते हैं। टमाटर का कलर ऐसा होता है ना, और बैंगन का कलर अलग होता है। इस तरीके से अलग अलग वेजिटेबल्स का भी कलर होता है। तो वो किसके कारण होता है, वो होता है प्लास्टिड के कारण, प्लास्टिड यानी कि लवक के कारण होता है। अब जो लवक हैं ये किस में होते हैं, केवल पादप कोशिकाओं में। जितने भी प्लांट्स आपने देखे होंगे सभी में क्या है, सभी में लवक हैं, ठीक है। और ये लवक कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लवक, 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ लिख लीजिए, लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है इसमें वो है हरित लवक। हरित लवक, हरित लवक को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या कहा जाता है, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। आपने देखा होगा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो हरित लवक की उपस्थिति में होती है, हरे रंग के कारण होती है, ठीक है। इसे पर्ण हरित भी कहते हैं। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट या पर्ण हरित, पर्ण हरित भी कहा जाता है इसको। तो आपको पता होने चाहिए, मैं सारे नाम लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको एग्जाम में कोई भी नाम आए आप आसानी से कर सकते हो इसे। इसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। अब राइबोसोम है तो क्या होगा, राइबोसोम से प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन से इसका भोजन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि यह हरा रंग प्रदान करता है, हरा रंग प्रदान करता है, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है, सहायक होता है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। सेकंड पॉइंट आप लिख लीजिए, इसमें राइबोसोम होता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। अब राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ही डीएनए और आरएनए भी उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो आपसे कभी पूछा जा सकता है कि लवक, किस प्रकार के लवक में डीएनए और आरएनए उपस्थित होते हैं, तो आप बता सकते हो किस में होते हैं, हरित लवक में होते हैं। अब इसमें राइबोसोम पाया जाता है तो इसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम। इसमें वात रंध्र भी पाए जाते हैं। ये किसका कलर हरा होता है, पत्तियों का कलर होता है, ठीक है। पत्तियों का कलर हरा होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है और उनमें वात रंध्र यानी कि स्टोमेटा पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है। हरित लवक को ही पादपों का रसोई घर कहते हैं।
क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण में भाग ले रहा है ना, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने के कारण ये भोजन बनाने में सहायक है, इसीलिए हरित लवक को क्या कहा जाता है? हरित लवक को पादपों का रसोई घर कहा जाता है। पादपों का रसोई घर किसको कहा जाता है? हरित लवक को। हरित लवक नहीं आएगा ऑप्शन में तो आप क्या बताओगे? पत्ती को, क्योंकि पत्ती में ही क्या है? हरा रंग, और हरे रंग के कारण ही तो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, इसीलिए पादपों का रसोई घर किसे कहते हैं? पत्ती। पत्ती ऑप्शन में ना आए तो क्या बताओगे? हरित लवक। हरित लवक ऑप्शन में ना आए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में ना आए, पर्णहरित। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? इतने तरीके से एक प्रश्न को पूछा जा सकता है। क्या होता है इसके अंदर? इस भाग में या इसमें डीएनए व आरएनए पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए दोनों ही पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, दोनों ही उपस्थित होते हैं। कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं हरित लवक में? इसमें पाया जाता है मैग्नीज, मैग्नीशियम, लोहा और कॉपर। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम 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 Mn, मैग्नीज Mg, लोहा Fe और क्या है? कॉपर Cu तत्व पाए जाते हैं। मतलब कि आपकी पत्ती में ही इतने सारे क्या होते हैं? इतने सारे तत्व होते हैं पत्ती। ठीक है, पत्ती में इतने सारे तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? मैग्नीशियम, मैग्नीज, लोहा और कॉपर। ये सारे किस में पाए जाते हैं? पत्ती में, क्योंकि पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है, और इसी ये प्रकाश संश्लेषण में भाग भी लेती है। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला हम पढ़ेंगे, अच्छा, पत्तियां जब सूख जाती है तो पीले रंग की हो जाती है, ज़्यादा पक जाती है तो पीले रंग की हो जाती है। पीले रंग की क्यों होती है? केरोटीन के कारण। तो आप नोट डालकर यहाँ पर लिख लीजिएगा, नोट लिख लीजिएगा कि पत्ती का जो पीला रंग होता है, लास्ट में आप लिख लीजिएगा कि पत्ती का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण। पत्ती का पीला रंग, पत्ती का पीला रंग केरोटीन के कारण होता है। केरोटीन के कारण होता है। ठीक है, जैसे कि गाय का दूध का भी पीला रंग होता है, वो राइबोफ्लेविन के कारण होता है, लेकिन यहाँ पत्ती का पीला रंग किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण हो रहा है, केरोटीन। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। आगे हम पढ़ेंगे अवर्णी लवक। अवर्णी लवक जो कोई कलर नहीं देते हैं, ये पूरे रंगहीन होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अवर्णी लवक, दूसरे नंबर पे अवर्णी लवक। इंग्लिश में इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, और अवर्णी लवक को कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ये जो होते हैं ये रंगहीन होते हैं, या हमेशा बोल सकते हैं सफेद होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये रंगहीन होते हैं। ये वहां होते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ये सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। वंचित रहते हैं, सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, सूर्य के प्रकाश इन पर ज़्यादा नहीं पड़ पाता है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है?
ये मतलब ज़्यादातर किस में होता है, ये जड़ में होता है, तनों में होता है। ठीक है, आपने जड़ें देखी होगी, ये जड़ व तने में पाया जाता है। आपने जड़ें देखी होगी, जड़ें किस कलर की होती है, सफेद रंग की होती है। तना भी कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये भोजन के भोज्य पदार्थों को संग्रहित करते हैं। ये भोज्य या भोजन को संग्रहित करने का काम करते हैं। भोज्य पदार्थ लिख लो, ये भोज्य पदार्थों को संग्रहित करते हैं। भोज्य पदार्थों को संग्रहित करते हैं। भोज्य पदार्थ में भोजन भी आ जाएगा और अन्य मिनरल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अवर्णी लवक का कार्य होता है। किसके रूप में होता है, ये मंड के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है जड़ों में। ठीक है, भोज्य पदार्थ किसके रूप में रहेगा, स्टार्च के रूप में। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर लिख लीजिए स्टार्च, स्टार्च जिसको मंड भी कहा जाता है, स्टार्च या मंड, स्टार्च या फिर मंड वसा और प्रोटीन कणिकाओं का संग्रह करता है। स्टार्च मंड वसा और प्रोटीन कोशिकाओं का संग्रह करता है। जिन कोशिकाओं में प्रोटीन होता है उनका संग्रह भी कौन करता है, उनको क्या कहा जाता है, उनको अवर्णी लवक कहा जाता है। ठीक है, कैसे होते हैं, ये रंगहीन होते हैं, कोई कलर नहीं होता। आपने देखा होगा जड़ें सफ़ेद रंग की होती है, तना भी सफ़ेद रंग का होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक कहा जाता है। यहाँ पर कोई सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। जो भी भोजन बनता है पत्तियों के माध्यम से वो स्टोर्ड रहता है जड़ में और तने में। ठीक है, भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं, वही जो मैंने अभी आपको बताया। किसके रूप में होते हैं, उदाहरण के लिए स्टार्च या मंड के रूप में, वसा के रूप में और प्रोटीन कोशिका। कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जो प्रोटीन का निर्माण करती है या जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, उन कोशिकाओं का संग्रह कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट करता है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें। नेक्स्ट है तीसरा, अवर्णी हो गया, तीसरा है वर्णी लवक। ठीक है, 3 लवक हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। अब हम वर्णी लवक के बारे में पढ़ेंगे। वर्णी लवक, वर्णी लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है वर्णी लवक को। अब वर्णी है, वर्ण प्रदान कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, ये रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं ये रंगीन लवक होते हैं। ये रंगीन लवक होते हैं जो अलग अलग कलर प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट्स में, जैसे कि टमाटर का लाल रंग, नारंगी ऑरेंज, संतरे का नारंगी रंग है ना, बैंगन का जामुनी रंग, पीले फूल है ना, ये सब किसके कारण होता है, वर्णी लवक के कारण होते हैं। कौन कौन से रंग प्रदान करते हैं, ये लाल, पीला, नारंगी, बैंगनी आदि रंग प्रदान करते हैं। किस किस में होते हैं, आपने प्लांट्स देखे होंगे, जितने भी प्लांट होते हैं उनके यह पादप के फूल, पुष्प, पुष्प का अलग कलर हो सकता है, पुष्प यानी कि फूल, फल अलग अलग कलर के होते हैं, फूल फल सब्जियां है ना, बीज, बीज के भी कलर अलग अलग होते हैं, बीज, ये सब क्या है, ये सब हैं वर्णी लवक, बीज। ठीक है, बीज भी किसके अंतर्गत आता है, वर्णी लवक के अंतर्गत आते हैं। फल भित्ति, फल भित्ति, फल भित्ति, कुछ कुछ फल अंदर से अलग कलर के दिखाई देते हैं आपको, बाहर से कुछ और कलर के होते हैं, अंदर से कुछ और कलर के होते हैं, उसको कहा जाता है फल भित्ति बाहर की होती है। ठीक है, और अंदर से फल का कलर अलग होता है। तो ये सब प्रोवाइड करवाते हैं कौन, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, ये रंग प्रदान करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है रंगीन लवक। क्या कहते हैं इनको रंगीन लवक भी कहते हैं। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, लाइकोपेन के कारण। यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख लीजिए आप,
पहला आप टमाटर, टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण, लाइकोपीन के कारण। दूसरा आप लिख लीजिए, टमाटर के बाद अगला है गाजर, गाजर का जो रंग है ऑरेंज टाइप का, गाजर का रंग, गाजर का रंग होता है कैरोटीन के कारण, कैरोटीन, ठीक है। थर्ड है आपका गाजर के बाद चुकंदर, चुकंदर का विटामिन के कारण, चुकंदर, चुकंदर का रंग डार्क कलर होता है, बिल्कुल डार्क, विटामिन के कारण होता है, विटामिन। और भी पिगमेंट हैं जो मैंने ऑफलाइन क्लास में बताए हैं बहुत सारे बच्चों को, तो वो अलग अलग हैं, ठीक है। ये वर्णिलवक हो गए हैं आपके पूरे कंप्लीट। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ रेज, पराबैंगनी किरणें पड़ जाती है प्लांट्स पर, तो उनसे बचाने वाला जो वर्णक होता है उसका नाम है फाइकोसाइनिन। तो यहाँ पर आप नोट डाल करके लिख लीजिए कि पादपों को पराबैंगनी किरणों से फाइकोसाइनिन नाम का वर्णिलवक बचाता है। पादपों को पराबैंगनी किरणों से फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन नामक वर्णिलवक बचाता है, फाइकोसाइनिन नाम का वर्णिलवक बचाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है आपको एग्जाम में। फाइकोसाइनिन बचाता है पादपों या वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट बचा है आपका रसधानी, उसके बाद केंद्रक, फिर ये चैप्टर खत्म, ठीक है। रसधानी जिसको वैक्यूल्स कहते हैं और केंद्रक जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। कंप्लीट है इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दसवें नंबर पे रसधानी, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स या रसधानी या रिक्तिका भी कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, रिक्तिका, रिक्तिका, रिक्तिका नहीं, रिक्तिका, ठीक है, रिक्तिका। खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, इसकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बहुत सारी खोजें की हैं, जिनमें से वैक्यूल्स की खोज भी किसने की है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। सबसे पहले जीवित कोशिका, सबसे पहले जीवाणु, सबसे पहले आरबीसी, सबसे पहले शुक्राणु, ये सब किसने खोजा था, हाँ किसने खोजा था, ल्यूवेनहॉक ने। क्या क्या खोजा था, सूक्ष्मदर्शी, स्टार्टिंग में जो सबसे पहले खोजा गया था उसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं होंगे शायद, उसको भी ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। आरबीसी को भी ल्यूवेनहॉक ने खोजा, स्पर्म को भी ल्यूवेनहॉक ने ही खोजा, साथ में जीवाणु माइकोप्लाज्मा, साथ में जीवित कोशिका लिविंग सेल्स, उसको भी किसने डिस्कवर किया था, किसने खोजा था, ल्यूवेनहॉक ने ही खोजा था। जंतु कोशिका में ये जो होता है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। तो क्या होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, रसधानी में तरल पदार्थ भरा होता है, जिसके अंदर क्या क्या होते हैं, जल होते हैं, रस होते हैं और कुछ उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें, जल होता है और कुछ रस होते हैं और कुछ उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रसधानी। लिक्विड फॉर्म में है ये, जूसेस है रहते हैं इसमें। क्या क्या होता है इसमें, इसमें जल होता है, इसमें रस होते हैं और कुछ उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, ठीक है।
जूसेज रहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रस, लिक्विड फॉर्म में है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रसधानी, उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। ठीक है। रसधानी एकल झिल्ली से घिरी घिरी होती है, इसके ऊपर भी झिल्ली होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया सारे ऑर्गन्स पर क्या होती है, झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन भरी होती है, लगी होती है। सारे मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटेक्शन का कार्य करती है। क्लियर है इतना? पादप कोशिकाओं में ये जो होती है ये 90% स्थान घेरती है, और जंतु कोशिकाओं में ये अनेक, मतलब अलग अलग प्रकार की, अनेक व बहुत सारी छोटी छोटी होती है। देख लीजिए आप, जंतु कोशिका में यह अनेक व छोटी संरचनाओं में होती है, अनेक व छोटी संरचनाओं में होती है, जबकि जबकि पादप कोशिकाओं में यह ज्यादा स्थान घेरती। पादप कोशिकाओं में यह पादप कोशिकाओं में यह ज्यादा स्थान घेरती है, बड़ी बड़ी होती है, इसका आकार, इसकी संरचना ज्यादा होता है, घेरती। क्लियर है इतनी चीजें? खोज की है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। क्या होता है, जल, रस और कुछ अपशिष्ट पदार्थ भरे होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रसधानी कहा जाता है। तरल पदार्थ के रूप में ये भरे होते हैं। जंतु कोशिकाओं में बहुत छोटी छोटी होती है और बहुत सारी होती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में ये क्या होती है, बड़ी होती है, जो ज्यादा स्थान घेरती है। ठीक है, ज्यादा स्थान घेर लेती है ये। उसके बाद में इसमें जो झिल्ली होती है, इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसकी एकल झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इसकी एकल झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो भी इसमें एकल झिल्ली पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि टोनोप्लास्ट किसकी झिल्ली का है, कोशिका के किस अंग की झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट, नाम है रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स की झिल्ली का नाम टोनोप्लास्ट है। अमीबा में संकुचन होता है, जिससे रसधानी उत्सर्जन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अमीबा में कुछ भी उत्सर्जित होता है जब अमीबा में, तो उसके लिए क्या होता है, रसधानी इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अमीबा में संकुचन होता रहता है, वो अमीबा का कोई शेप नहीं होता, वो किसी भी शेप में, किसी भी शेप में हो जाता है, इस तरीके से किसी भी शेप में अपना शेप बदलता रहता है, वो आगे बढ़ने के लिए अपना शेप बदलता रहता है। तो उसमें क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है। संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, और कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही उसमें से रसधानियाँ, कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ही उसके लिए रसधानी जो है ये महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, अमीबा में संकुचन होने के कारण संकुचन होने के कारण रिक्तिका, सॉरी, रसधानी उसका महत्वपूर्ण अंग है। रसधानी उसका महत्वपूर्ण भाग है। भाग ही तो है, कोशिका का एक भाग ही तो है, कोशिका का एक अंग ही तो है रिक्तिका या रसधानी। तो ये इंपॉर्टेंट होता है अमीबा में। रिक्तिकाएं जो होती है कुछ पदार्थों का भी उत्सर्जन करती है। यह कुछ पदार्थों का भी पदार्थों के उत्सर्जन का भी कार्य करती है। क्लियर है इतनी चीजें?
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखवाए जा रहे, कुछ 5 6 पॉइंट ही है जो आपको पढ़ने के लिए काफ़ी आसान होंगे। और ये एक ही बुक का डेटा नहीं है, ये अलग अलग टाइप की बुक्स से डेटा मिला है आपको। बहुत अच्छे नोट्स हैं ये, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे ये। बेसिक से लेकर लेवल तक की हर एग्ज़ाम में इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछेंगे इसमें, रिक्तिका का कार्य क्या होता है। रिक्तिका का कार्य क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थों कुछ पदार्थों का उत्सर्जन करना, या फिर कभी कभी कुछ हमारे शरीर के भोजन को भी संचित करने का कार्य करती हैं कुछ रिक्तिकाएं। ये बहुत सारी होती हैं हमारे शरीर में, यानी कि जंतु कोशिकाओं में ये अनेक मात्रा में होती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में ये ज़्यादा बड़े बड़े आकार की होने के कारण ये ज़्यादा स्थान घेरती है। तो अगर इतना समझ में आया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो भाग है वो केंद्रक का है। ठीक है, अगला अंग क्या है हमारा, केंद्रक है। नोट डालकर एक पॉइंट लिख लेना कि कोशिका की अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। कोशिका की अचल संपत्ति, कोशिका में, कोशिका की नहीं, कोशिका में कोशिका में अचल संपत्ति, संपत्ति किसको कहा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल को, न्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं, क्योंकि ये घूमता रहता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं, ये पूरी कोशिकाओं में घूमता रहता है और इसी न्यूक्लिक अम्ल में सारे के सारे ऑर्गन रखे रहते हैं सुरक्षित। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल किसको कहा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल को क्या कहते हैं, अचल संपत्ति, कोशिका में अचल संपत्ति कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा 11वां कोशिकांग है, इसका नाम है केंद्रक। केंद्रक को नाभिक भी कहते हैं और न्यूक्लियस भी कहते हैं, न्यूक्लियस भी कहते हैं। यस, वो नहीं आएगा, न्यूक्लियस, केंद्रक या नाभिक या न्यूक्लियस। खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन ने की थी। ठीक है, कब की थी, 1831 में इसकी खोज की गई थी, किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन ने ही इसकी सबसे पहले खोज की थी 1831 में। क्या कहा जाता है इसको, इसे कोशिका का केंद्रक कहते हैं, नियंत्रण केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसे कोशिका का, इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष या केंद्र, नियंत्रण केंद्र या कक्ष कहते हैं, मैनेजर ऑफ सेल या मैनेजर ऑफ सेल। कहते हैं, नियंत्रण केंद्र कहते हैं, ठीक है, मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं। नियंत्रित करता है सारे कोशिकांगों को, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नियंत्रण केंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है ना, ये हमारी कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। जो जितने भी प्रकार के कोशिकांग होते हैं सभी को मेंटेन करने का काम किसका होता है, इस केंद्रक का और नाभिक का। आकार में ये सबसे, मतलब कार्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अंग होता है ये, कार्य के हिसाब से। ठीक है, कार्य के हिसाब से सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, केंद्रक होता है। इसी में जीन उपस्थित रहते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं यानी कि बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल में केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है, नाभिक अविकसित होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, हम क्या है, हम यूकैरियोटिक है, हमारे अंदर नाभिक पूर्ण रूप से विकसित है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है जैसे कि बैक्टीरिया, नील
नीलहरित शैवाल जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, या फिर जो जीवाणु होते हैं, उनमें क्या होता है, ये पूर्ण विकसित नहीं होता है। या हम अमीबा वगैरह की भी बात करें कि जो एक प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, एक कोशिका नहीं, हम प्रोकैरियोटिक की ही बात करते हैं। ओनली प्रोकैरियोटिक में ही क्या होता है, जिसका न्यूक्लियस कैसा होता है, पुराना होता है, जिसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं होते, जिनमें ज़्यादा कोशिकांग नहीं होते हैं, उसी को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो इसमें नाभिक पूर्ण विकसित नहीं होता है या फिर क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इसीलिए उसमें ज़्यादा कार्य नहीं हो पाते हैं कोशिकांगों के। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, कोशिकांग सॉरी केंद्रक में ही क्या होता है, एक द्रव होता है, उस द्रव में धागेनुमा पदार्थ होता है। केंद्रक में द्रव, केंद्रक के द्रव में धागेनुमा संरचना को, जो बिखरा पड़ा रहता है, वो धागा पूरा बिखरा पड़ा रहता है, उसको क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन। केंद्रक के द्रव में धागेनुमा संरचना जो बिखरी होती है, बिखरी पड़ी होती है, उसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन कहते हैं। मुझे पता है ये पूरा थ्योरी वाला चैप्टर है, आने वाली बहुत कम चीज़ें हैं इसमें, पर आपको ये नोट करने ही पड़ेंगे। क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। मैं आपको बस ये बता सकती हूँ कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मैंने आपको टिक लगवाई है, स्टार बनाए हैं। जब कोशिका का विभाजन हो जाता है, ठीक है, ये क्रोमेटिन संरचना अभी तो जैसे बिखरी पड़ी हुई है, लेकिन जब यहाँ पर कोशिका का विभाजन होता है तो क्या होता है कि जितने भी ये क्रोमेटिन की संरचना थी, ये धागेनुमा जो संरचना थी, ये आपस में जुड़ जाती है और मोटे मोटे धागेनुमा संरचना इसमें बन जाती है। ये अभी बिखरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल पतली पतली सी थी, ये बिखरी पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे कोशिका का विभाजन होगा, कि एक कोशिका थी, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनी, 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बनी, इस तरीके से जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, तो इसमें फिर क्या होता है कि ये जितने भी धागे बिखरे पड़े होते हैं, ये सब सिमटने लगते हैं, और सिमट कर धागे एक मोटे और छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं, और इन धागों को ही क्या कहा जाता है, इन क्रोमेटिन को ही क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर, कोशिका विभाजन के समय यह क्रोमेटिन धागे आपस में जुड़कर मोटे व छोटे धागों में संगठित हो जाते हैं, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र कहते हैं। कैसे, देखो, जब कोशिका में नॉर्मल से ऐसे धागे पड़े हुए थे, कुछ तो भी मतलब ऐसे बिखरे हुए पड़े थे, फिर जब कोशिका का विभाजन हो जाता है तो ये धागे आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं, आपस में ऐसा बंच बना लेते हैं, इधर वाले पूरे ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है, और फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसा आपस में जुड़कर ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। इन्हीं गुणसूत्रों में इस तरीके की जो आकृति होती है, ये क्या होते हैं, ऐसे यहाँ पर ऐसे डंडे बने होते हैं और उसके ऊपर ऐसे डॉट डॉट फॉर्म में होते हैं। वो डॉट डॉट फॉर्म में जो होते हैं उन्हें जीन कहा जाता है, ठीक है। जीन से ही हमारे जितने भी
सिम्टम्स होते हैं हमारे पेरेंट्स के हमारे अंदर आ जाते हैं। तो जो गुण आनुवांशिकी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो जीन ही होती है, और जीन के माध्यम से ही हमारे लक्षण मतलब हमारे पेरेंट्स के जो लक्षण हैं वो हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये धागे ऐसे बिखरे पड़े थे, और जब ये संगठित होते हैं कोशिका विभाजन के माध्यम से, इन कोशिका विभाजन हो जाता है इसमें, तो ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे और पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे डीएनए का। ये डीएनए है, डीएनए में इस तरीके से धागे इसमें चिपक जाएंगे। डीएनए में ये गुणसूत्र है, और गुणसूत्र में ये इसे डॉट डॉट फॉर्म में जीन है। ठीक है, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। गुणसूत्र हमारे शरीर में कितने होते हैं? तो हमारे शरीर में 24 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, सॉरी 23 जोड़ी हमारे गुणसूत्र होते हैं हमारे शरीर में। कितने होते हैं? हमारे शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर में। लिख लीजिए, मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं। लेकिन अगर गुणसूत्रों की बात की जाती है या जीन की बात की जाती है, तो सबसे पहले गुणसूत्रों की खोज किस में हुई थी? तो सबसे पहले गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्रों की खोज की थी किसने? पता है किसी को? किसमें खोजा गया था? गुणसूत्रों की खोज सबसे पहले किसमें खोज की गई थी? गुणसूत्रों की खोज सबसे पहले गुणसूत्रों की खोज मटर के पौधे में की गई थी। मटर के पौधे में की गई। कितने गुणसूत्र होते हैं मटर के पौधे में? 7 जोड़ी। 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मटर के पौधे में। किसने खोजा था मटर के पौधे में? मटर के पौधे में खोजा गया था गुणसूत्र किसके द्वारा? ये तो शायद पता ही होगा, ग्रीगर जॉन मेंडल ने ही सबसे पहले मटर के पौधे में गुणसूत्र खोजे थे कि 7 जोड़ी गुणसूत्र मटर के पौधे में होते हैं। अच्छा, चिंपांजी में कितने होते हैं? चिंपांजी में गुणसूत्र होते हैं कितने? 24 जोड़ी। 24 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं चिंपांजी में। मच्छर में कितने होते हैं? मच्छर में होते हैं 3 जोड़ी। 3 जोड़ी गुणसूत्र मच्छर में। इसके बाद मच्छर के बाद बात आती है, मच्छर हो गया। नेक्स्ट है बिल्ली। बिल्ली में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 19 जोड़ी। 19 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं बिल्ली में। ठीक है, मच्छर में 3 जोड़ी, बिल्ली में 19 जोड़ी। गेहूं में कितने जोड़ी होते हैं? 21 जोड़ी। गेहूं में होते हैं 21 जोड़ी गुणसूत्र। टमाटर में 13 जोड़ी। टमाटर में होते हैं 13 जोड़ी। 13 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं टमाटर में। ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि किसमें कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए में लगे होते हैं। डीएनए, चलो नेक्स्ट स्लाइड में बता ही देती हूँ डीएनए और आरएनए के बारे में भी, कंप्लीट ही हो जाएगा। केंद्रक में ही ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बंदर में कितने होते हैं? बंदर में भी 21 जोड़ी होते हैं। बंदर में भी 21 जोड़ी होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, नहीं तो फिर लिख लीजिए आप जो भी कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र किसमें लगे होते हैं? डीएनए में। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड अम्ल। देखो, पढ़ाने का तो कैसा है, अनलिमिटेड है। वैसे ये कोशिका वाला भाग था, कोशिका से हम किधर आ गए? जेनेटिक में आ गए हैं। तो मैं बस आपको इसमें थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगी, क्योंकि मतलब थोड़ी बहुत ही जानकारी इसकी दूंगी, क्योंकि बाकी की जानकारी हम जेनेटिक वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगी। गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए में होते हैं। डीएनए का आकार कैसा होता है? इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना होती है द्विकुंडलित यानी कि डबल हेलिक्स, इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से इसकी संरचना होती है डीएनए की। इसमें ये क्रोमोसोम होते हैं इस टाइप से,
और इन्हीं क्रोमोसोम पर इस तरीके से जीन चिपके होते हैं, ठीक है। तो इस वाले पेयर में ये मदर का मान लो, ये फादर का मान लो, ठीक है, ये फादर का। तो ये वाला जीन अगर आई कलर को डिफाइन कर रहा है कि ये मदर का आई कलर है और ये फादर का आई कलर है, ये मदर का आई कलर है, जिस नंबर पे होगा उसी नंबर पर फादर का भी आई कलर होगा। तो हमारे अंदर जो जोड़ी वाले गुणसूत्र हैं, इसीलिए जोड़ियों में कहा जाता है कि 23 जोड़ी मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र होते हैं, दोनों को मिलाकर, एक ये और ये देखो, एक ये एक जोड़ी हो गया, ये 2 जोड़ी हो गया, ये 3 जोड़ी हो गया, ये 4 जोड़ी हो गया, ठीक है। इस तरीके से काउंट किया जाता है। तो मेल एंड फीमेल के क्रोमोसोम मिलते हैं तभी जाकर बच्चों के क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से मेल होता है, इस तरीके से 23 जोड़ी वो हो जाते हैं टोटल, ठीक है। 23 जोड़ी जो होते हैं फीमेल में सेम रहते हैं, 23 जोड़ी फीमेल्स में XX रहते हैं, लेकिन मेल में 22 जोड़ी XX रहते हैं। बस एक जोड़ी जो रहेगा वो X और Y रहेगा, और ये एक जोड़ी ही डिफाइन करता है बच्चे का जेंडर। मेल में जो एक जोड़ी होता है ये फीमेल है, ठीक है, और ये मेल है। मेल में जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है वही डिफाइन करता है बच्चे का जेंडर। अगर इस मेल के फीमेल वाले X से X जुड़ जाता है, इस मेल के X से फीमेल वाला X जुड़ जाता है, तो क्या होता है, बेबी गर्ल होती है, ठीक है। बेबी क्या होगा, गर्ल होगी, बेबी गर्ल होगी, ठीक है। और अगर फीमेल के X से मेल का Y क्रोमोसोम जुड़ जाता है, ये XX है, ठीक है, ये XX है, ये X और Y है, इसके साथ जुड़ जाता है, तो बेबी जो होगा वो बॉय होगा, लड़का होगा, बेबी बॉय होगा, ठीक है। तो किस पर डिपेंड किया ये डिपेंड किया मेल के क्रोमोसोम पर। किस पर डिपेंड हुआ ये मेल क्रोमोसोम पर डिपेंड हुआ कि अगर मेल में 2 टाइप के स्पर्म होते हैं, एक स्पर्म जो होगा वो X वाला होगा, एक स्पर्म जो होगा वो Y वाला होगा, ठीक है, Y वाला होगा। लेकिन एक ओवम जो बनता है, इस ओवम में दोनों ही XX होते हैं। अगर ये फर्टिलाइज करने की कंडीशन में X वाला अंदर गया, इस ओवम के अंदर फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो ये X के साथ X से जुड़ा तो लड़की हुई, और अगर ये Y वाला चला गया तो फिर क्या होगा, बेबी बॉय होगा। तो किस पर डिपेंड किया ये मेल के क्रोमोसोम पर डिपेंड किया, मेल के Y वाले स्पर्म पर डिपेंड किया, तभी जाके तो बेबी बॉय हुआ। लेकिन दोष किसको दिया जाता है, दोष महिलाओं को दिया जाता है, दोष लड़कियों को दिया जाता है कि लड़कियां ही लड़कियां पैदा करी, किस तरह की औरत है, लड़कियां ही लड़कियां पैदा करी। इसमें महिला का कोई दोष नहीं होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो मेल होते हैं, मेल के स्पर्म का असर होता है कि जो X के साथ X मिला तो फिर X क्रोमोसोम के साथ X क्रोमोसोम मिला तो लड़की हुई, और X क्रोमोसोम के साथ Y क्रोमोसोम मिला तो फिर क्या होगा, लड़का होगा, ठीक है। तो ये डिफाइन करता है किस पर, मतलब किस पर डिपेंड करता है, डिफाइन नहीं, डिपेंड करता है किस पे, मेल क्रोमोसोम्स पर। और ये एक क्रोमोसोम ही किस पर डिफाइन करता है, बच्चे का जेंडर, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़ें। इसके साथ ही जो 23 जोड़ी गुणसूत्र थे, 23 जो थे वो XX थे, ठीक है, महिला में, फीमेल में। और मेल में क्या थे, मेल में थे 22 जोड़ी तो XX, और एक जोड़ी क्या था, XY। तो अगर लड़के के XY में अगर कोई एक्स्ट्रा X आकर जुड़ जाता है, ये जेनेटिक, मैं आपको डिसऑर्डर बता रही हूँ, जेनेटिक डिसऑर्डर, कि अगर मेल के क्रोमोसोम में एक और X वाला, लड़की वाला क्रोमोसोम आकर जुड़ जाता है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, यहाँ से कितनी थी ये कितनी हो गई, 46 होते हैं, 46 में एक एक्स्ट्रा जुड़ गया तो कितनी हो गई, 47 हो गया। और वो एक्स्ट्रा कौन सा जुड़ा, लड़की वाला जुड़ा। तो यहाँ पर जो बेबी होगा वो क्या होगा, वो ट्रांसजेंडर होगा, ट्रांसजेंडर, किन्नर होगा। तो जो भी बच्चा किन्नर पैदा होता है उसमें उसका कोई दोष नहीं होता है, उसमें दोष होता है मेल के क्रोमोसोम में एक और एक्स्ट्रा वाला जुड़ जाता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा वाला X जुड़ जाता है, जिसके कारण जो बेबी होता है वो ट्रांसजेंडर होता है। लेकिन लोगों को अपनी इज्जत बचाने के लिए कि हाँ सोसाइटी में हमारी क्या वैल्यू रहेगी, क्या इज्जत रहेगी, इसीलिए वो हो सकता है बच्चे को बाहर कहीं छोड़ आते हैं, या कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं, या कहीं ऐसे ही बाहर कहीं पटक देते हैं उसको, तो वो गलत है, ठीक है, बहुत गलत चीज़ें हैं। आपकी गलतियों का असर किस पर हो जाता है, बच्चे पर हो जाता है, तो ये गलत है। तो इस तरीके से हम पूरा जेनेटिक पढ़ेंगे, जो जेनेटिक वाला चैप्टर है उसमें हम पूरा जेनेटिक पढ़ेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के तौर पर बताया है, नॉर्मल सा आपको
इंट्रोडक्शन दिया इसके बारे में, ठीक है। हमारा जो सेल वाला टॉपिक है, सेल वाला टॉपिक पूरा फिनिश हो चुका है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा, सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ा, यानी कि कोशिका, कोशिका सिद्धांत, कोशिकांगों के बारे में पढ़ा। जितने भी कोशिकांग होते हैं उनकी किन किन लोगों ने उनकी खोज की है, क्या क्या उनके कार्य है, उनकी संरचना कैसी होती है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। इससे बाहर कोशिका में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। मेरे हिसाब से तो इतना ही सफिशिएंट है। अगर आप इसी को ईमानदारी से पढ़ ले तो आपकी हर एग्ज़ाम के लिए बहुत सफिशिएंट है। तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत ईमानदारी से पढ़ें। आपके जितने भी कोशिका से संबंधित प्रश्न हैं, आपके पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ पर मैंने बहुत सारे नोट्स वगैरह भी लिखवाए कि अगर कुछ ऐसा आ जाता है, अपवाद टाइप का क्वेश्चन, एग्जेप्शन टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी उसका आंसर क्या होगा। तो अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।